नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। आज हम इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जो कि कल ही रिलीज हुई है, इस रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी कि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जो कि बाइनियल रिपोर्ट होती है, हर 2 साल के बाद भारतीय सरकार के द्वारा रिलीज की जाती है। तो इस रिपोर्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस रिपोर्ट में इस बार नया क्या आया है, हमारे देश के अंदर जंगलों का जो क्षेत्र है वो बढ़ा है या कम हुआ है, और उसमें बदलाव कितना है, ये सारी बातें हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो भारत देश है ये एक बहुत ही मतलब अगर हम बात करें तो डाइवर्सिफाइड है, इन द सेंस ऑफ पॉपुलेशन, इन द सेंस ऑफ कल्चरल, इन द सेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत सारी अलग अलग चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आज के समय की हम लोग बात करते हैं तो हमारे देश के अंदर एज ए डेवलपिंग नेशन होते हुए और ऊपर से एक बढ़ती जनसंख्या के लिए वेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना और उनके लिए एक वेल सिविलाइज सोसाइटी प्रोवाइड करवाना, उसके लिए लगातार हम लोग जो आपका एग्रीकल्चर लैंड और फॉरेस्ट लैंड है उसको हम लोग कम करते जा रहे हैं। लेकिन उसी के साथ इंपॉर्टेंट है कि जो ट्री एरिया है वो भी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। अदरवाइज आने वाले टाइम के अंदर एक बायोडाइवर्सिटी जो इम्बैलेंस है या इकोसिस्टम में जो इम्बैलेंस है वो हमें देखने को मिलेगा। और हमें इन्हीं चीजों से बचने के लिए किस प्रकार से आपका टैकल किया जा सकता है, और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इन सर्वेज को कंडक्ट करवाया जाता है कि किसी एरिया के अंदर वहां पर फॉरेस्ट एरिया कितना है, ट्रीज कितना है। और इस बार तो इस रिपोर्ट के अंदर एग्रो फॉरेस्ट्री जो आपका पार्ट है वो भी इंक्लूड किया गया है, ताकि यहां पर कितने नंबर ऑफ ट्रीज फार्मर्स जो है वो अपने लैंड के ऊपर ग्रो करवा रहे हैं, ये सारी चीजें यहां पर इसलिए की जाती है ताकि एक एनालिसिस हमारे पास रहे और आने वाले समय के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको टैकल टाइम से पहले किया जा सके। तो अब अगर हम बात करें तो आपका इस फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इस रिपोर्ट को हर साल पब्लिश करता है। इस बार मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था कल। कहां पर? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका देहरादून में प्रेजेंट है। और ये जो आपकी रिपोर्ट है ये बाइनली होती है और 1987 यानी कि 1987 से लगातार इसको पब्लिश किया जा रहा है और हर 2 साल के बाद इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। 2023 के अंदर इसके डेटा को आपका जो है रिपोर्ट किया गया था, इसका एनालाइज किया गया था और उसके बाद अभी जो है इस रिपोर्ट को आपका कॉम्प्रिहेंसिवली पब्लिश कर दिया गया है। अब अगर हम बात करें तो यहां पर कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमारे समझने के लिए जरूरी है, जिनके बारे में हम आगे आगे बात करेंगे। तो ये डेफिनेशन मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरनमेंट है उन्हीं के द्वारा इस डेफिनेशंस को दिया गया है। तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है इन्हीं के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, बाकी ज्यादा हम लोग इसमें टाइम वेस्ट आपके लिए नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉरेस्ट कवर, यहां पर एक वर्ड लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, फॉरेस्ट कवर का मतलब ये होता है कि भाई देखो, जितना भी एरिया है, ऑल लैंड मोर देन और इक्वल टू 1 हेक्टेयर इन एरिया, मतलब जितना भी आपका एरिया 1 हेक्टेयर या उससे ज्यादा के अंदर में हम बात करते हैं तो वो आपका विद ए ट्री कैनोपी ऑफ मोर देन और इक्वल टू 10%, मतलब जिस भी आपके 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर 10% या 10% से ज्यादा एरिया अगर वहां पर ट्री कैनोपी के द्वारा कवर्ड है तो उसको हम लोग फॉरेस्ट एरिया बोलेंगे। और ये यहां पर जरूरी नहीं है कि वो ऑनरशिप किसकी है, मतलब वहां पर वो प्राइवेट ऑनरशिप में भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट ओनरशिप में भी हो सकता है, उसके ऊपर किसी लीगल अगर आपका कोई चल रहा है तो वो भी हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन वो एरिया आपका मोर देन 10% उसका जो कैनोपी कवर है वहां पर होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, उसको हम लोग फॉरेस्ट कवर बोलते हैं। अब नेक्स्ट आपका है ट्री कवर। तो इसके अलावा जो आपके ट्रीज बच जाते हैं वो यहां पर किस में आते हैं? ट्री कवर में आते हैं। अच्छा, एक चीज और बताना चाहता हूं, इसमें आपके ऑर्चर्ड्स भी आएंगे, इसमें बैम्बू भी आएगा, इसमें आपके पाम ट्रीज का जो एक वहां पर आपका ऑर्चर्ड कहीं पर लगाया गया है तो वो भी इसके अंदर क्या रहेगा? इंक्लूड रहेगा। मतलब ये चीजें कई बार हम लोग एक्सक्लूड कर लेते हैं तो वो इससे बाहर नहीं है, वो भी इसकी इसी का आपका पार्ट होता है। अब हम बात करें तो नेक्स्ट आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो अब यहां पर आपका जो ट्री कैनोपी कितने एरिया को कवर करती है उसके बिहाफ पर आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, स्क्रब कैनोपी डेंसिटी एंड नॉन फॉरेस्ट, ये आपके 5 क्लासेस यहां पर डिवाइड किया जाता है। अगर आपका 70% एरिया या उससे ज्यादा आपका कैनोपी के द्वारा
कवर किया जा रहा है तो उस फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं डेंस फॉरेस्ट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वहां पर हम लोग जाते हैं तो पूरा घना जंगल है और नीचे आपकी लाइट तक भी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब वहां पर लगभग 70% या उससे ऊपर का 90% तक भी आपका, या 95-100 तक भी अगर आपका कवर्ड है तो कोई इशू नहीं है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि 70% से ऊपर अगर आपका कैनोपी कवर कर रही है उस लैंड को जहां पर ट्रीज प्रेजेंट है तो वो हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट की कैटेगरी में आएगा। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में आपका 40% से ज्यादा और 70% से कम अगर कोई आपका एरिया कवर हो रहा है कैनोपी के अंदर तो वो हमारा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। और ओपन फॉरेस्ट वो होते हैं जहां पर आपका 10% से 40% के बीच में ही कैनोपी लैंड को कवर कर रही है। मतलब जो आपके ट्रीज हैं, पत्ते हैं, वो आपके नीचे जो एरिया है, नीचे जो लैंड है, उसको कितना एरिया को कवर कर रही है वो कैनोपी, तो उसके बिहाफ पर ये आपका डिसीजन लिया जाता है। फिर आपका है स्क्रब कैनोपी, तो जहां पर 10% से कम, और आपका नॉन फॉरेस्ट एरिया जो भी आपका इस कैटेगरी में नहीं आता वो सारा इसमें आपका इसी कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो ग्रासलैंड है ना, चाहे वो आपका कोई और डेजर्ट एरिया है किसी प्रकार का भी, है ना, तो वो सारे के सारे किस में आते हैं, नॉन फॉरेस्ट लैंड में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार आपका डेटा जो है वो क्या है। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर जानते हैं कि हमारा जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो आपका अगर हम बात करते हैं तो 329 लगभग मिलियन हेक्टेयर एरिया हम लोग बोलते हैं। तो यहां पर आपका है 328,7468 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और यहीं पर अगर हम बात करें तो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर, उसके बाद फॉरेस्ट कवर, फिर ट्री कवर, फिर स्क्रब, फिर नॉन फॉरेस्ट, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था उसी की बात हो रही है। ये आपका टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों इंक्लूड करके हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका 25.17% आपका कवर हो रहा है। और फॉरेस्ट कवर अकेले की बात करें तो लगभग आपका 21.76% है, और अगर ट्री कवर की बात करें तो लगभग कितना है, 3.41। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल आपका कितना बन जाता है जी, 25.17%। स्क्रब्स कितने हैं, 1.33%, और नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना है, 73.50%। तो यहां पर आप लोग ये समझ सकते हो कि आज हमारे देश का जो 33% एरिया किस में होना चाहिए, फॉरेस्ट के अंदर में होना चाहिए, लेकिन आज भी हम लोग मिनिमम क्राइटेरिया जो 33% है उससे लगभग आपका 8% कम फॉरेस्ट एरिया रिजर्व करते हैं, कम हमारे पास है, यानी कि इस एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आपका क्या ट्री और फॉरेस्ट कवर यहां पर इंक्रीज हुआ है 2021 के रिस्पेक्ट में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि टोटल इंक्रीमेंट जो हुआ है आपका वो लगभग आपका 1445 स्क्वायर किलोमीटर यहां पर इंक्रीज हुआ है। और फॉरेस्ट कवर जो आपका इंक्रीज हुआ है, अब ये टोटल की बात हो रही है, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों की बात हो रही है। मैंने अभी बताया था कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है, जहां पर 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर अगर आपका मिनिमम 10% जो है कैनोपी कवर्ड कर रही है और उससे ज्यादा अगर कवर कर रही है तो उसी को हम लोग फॉरेस्ट कवर बोलते हैं, और जो उस कैटेगरी में नहीं होते उसको हम लोग ट्री कवर बोलते हैं। तो आपका जो फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है वो लगभग आपका 156.41 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है, और इसमें आपका 7.28 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। मतलब इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो फॉरेस्ट एरिया के अंदर में कंजर्वेट या जो आपका कंजर्वेटेड या प्रोटेक्टेड एरिया में आता है उसी की बात कर रहे हैं। और दूसरा आपका क्या होता है, 149.13 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आउटसाइड है, मतलब जिसके ऊपर किसी गवर्नमेंट का कोई आपका कंट्रोल नहीं है, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ट्री कवर इंक्रीज कितना हुआ है, तो ट्री कवर आपका टोटल 1289 यानी कि 1289.40 स्क्वायर किलोमीटर जो है यहां पर इंक्रीमेंट हुआ है किसके अंदर, ट्री कवर में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपकी कि टाइप ऑफ फॉरेस्ट इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एंड डिक्रीज एंड इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस रिपोर्ट। अब देखो अभी हम बात कर रहे थे कि भाई जो आपका प्रोटेक्टेड एरिया है एक तो, ठीक है, अब वो प्रोटेक्टेड एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, कितना डिक्रीमेंट हुआ है, और उसके बाद जो आपका नॉन प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें कितना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ है। तो जो आपका प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें डेंस फॉरेस्ट जो है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, वो तो आपके हुए हैं 2431 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीमेंट, लेकिन जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है वो आपका क्या हुआ है, माइनस में हुआ है, कितना, 1234 स्क्वायर किलोमीटर। और वहीं अगर ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो वो आपका कितना है, 1189 स्क्वायर किलोमीटर। और स्क्रब्स की बात करें तो वो भी आपका यहां पर इन तीनों में क्या हुआ है, एक बड़ा डिक्रीमेंट देखने को मिला है। और ऑब्वियस सी बात है जब ये डिक्रीज होगा तो यहां पर नॉन फॉरेस्ट एरिया भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आउटसाइड जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो यहां पर क्या है, नॉन फॉरेस्ट, यहां पर कितना है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है।
ओपन फॉरेस्ट एरिया कितना इंक्रीमेंट हुआ है, वेरी डेंस फॉरेस्ट यहां पर डिक्रीज हुआ है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और स्क्रब ये तीनों ही इसमें क्या हुए हैं जी, आपके डिक्रीज हुए हैं। देखो आपका जो आउटसाइड और इनसाइड में यही डिफरेंस है कि भाई जो प्रोटेक्टेड एरिया है गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, उसको हम लोग बोलते हैं इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, और जो उसके बाहर का एरिया है जहां पर आपकी गवर्नमेंट की लीगल जुरिडिक्शंस नहीं आती है, जहां पर गवर्नमेंट जो है वो आपकी रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं करती है, तो उसकी बात हम लोग आउटसाइड में करते हैं। समझ में आ गया आपको? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका यहां पर कि टॉप 5 स्टेट हैविंग द हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक इन एग्रो फॉरेस्ट्री। अब देखो पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एग्रो फॉरेस्ट्री जो पार्ट है वो पहली बार इसमें ऐड किया गया था, इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन जो हाईएस्ट ग्रोइंग स्टॉक है, मतलब सबसे ज्यादा किन किन स्टेट में आपका एग्रो फॉरेस्ट्रीज के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और ये सब वो एरिया है जहां पर आपका 2013, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2013 में इसका बोला जाता है कि इंक्लूड था, लेकिन 2013 के बाद इसको जो है आपका एड ऑन नहीं किया जा रहा था, लेकिन अभी जो है इसको वापस से देखा गया और ये फाइंड आउट किया गया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इनके अंदर इंक्रीज हुआ है पहले के मुकाबले 2013 के डेटा के अनुसार, है ना। क्योंकि कई बार बोलोगे सर एग्रो फॉरेस्ट्री तो पहली बार इसमें इंक्लूड किया गया है, बिल्कुल, ये कब, जब आपका प्रीवियस अगर डेटा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो काफी लंबे टाइम के बाद। उसके बाद टॉप 5 स्टेट कौन कौन से हैं जिन कंट्रीज के अंदर आपका फॉरेस्ट और ट्री कवर इंक्रीज हुआ है, तो वो आपका छत्तीसगढ़ है, यूपी है, ओडिशा है, राजस्थान है और झारखंड है, और ये इंक्रीमेंट कितना कितना है यह भी आप लोग यहां पर देख सकते हो। तो टॉप 5 स्टेट में जो रैंकिंग वाइज है वो भी आप लोग यहां पर देख सकते हो, और ये फॉरेस्ट और ट्री कवर है, मैं बार बार बोल रहा हूं यहां पर, ये माइंड के अंदर रखना बहुत जरूरी है, कई बार हमारे जो एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो टॉप 5 स्टेट शोइंग द डिक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अब यहां पर जैसे हम इंक्रीमेंट की बात करते हैं उसी प्रकार से डिक्रीज भी हुआ होगा, तो सबसे ज्यादा डिक्रीज एमपी में, सेकंड कर्नाटक, थर्ड नागालैंड, चौथा बिहार और पांचवां आपका यहां पर त्रिपुरा। उसके बाद है टॉप स्टेट बाय द फॉरेस्ट कवर इंक्रीज। अब देखो यहां पर फॉरेस्ट और ट्री कवर था, और ये आपके यहां पर टॉप 3 स्टेट हमने लिए हैं जहां पर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, तो मिजोरम, गुजरात और ओडिशा वो स्टेट है जहां पर फॉरेस्ट कवर आपका क्या हुआ है जी, इंक्रीज हुआ है। उसके बाद है स्टेट विद द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अब यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपका फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया वाइज कहां पर सबसे ज्यादा है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, सेकंड आपका अरुणाचल प्रदेश है और थर्ड आपका महाराष्ट्र है। उसी के साथ स्टेट विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर की बात करें तो यहां पर एरिया वाइज उसमें आप लोग देख सकते हो, अब देखो ये आपका फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों में है, और यहां पर केवल फॉरेस्ट कवर है, तो इसमें भी फर्स्ट आपका मध्य प्रदेश है, सेकंड अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन यहां पर महाराष्ट्र था, अब यहां पर क्या हो गया आपका छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आपका यहां पर डेटा है स्टेट एंड यूटी विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर विद रिस्पेक्ट टू टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब सिंपल सी बात है भाई, देखो आपका एरिया है यहां पर 100 स्क्वायर मीटर, अब इसमें से अगर आपका 90% एरिया कवर्ड है, 60% एरिया कवर है, 10% एरिया कवर है, तो उसी के अकॉर्डिंग तो लक्षद्वीप का जो टोटल एरिया है उसका 91% किसमें है, फॉरेस्ट कवर में कवर्ड है। उसी प्रकार से मिजोरम का लगभग 85% एरिया किसमें कवर है, फॉरेस्ट में कवर है, और अंडमान और निकोबार जो आपका आइलैंड है वहां पर 81.62% एरिया किसमें कवर्ड है जी, इसके अंदर आपका फॉरेस्ट एरिया में कवर्ड है या फॉरेस्ट कवरेज में है। नेक्स्ट है इंडिया मैंग्रोव्स कवर। तो यहां पर मैंग्रोव्स आप लोग जानते हैं कि ऐसे एरिया जो आपका ये कह सकते हो कि जो कोस्टल आइलैंड जो होते हैं वहां पर जो प्रेजेंट होते हैं जो फॉरेस्ट एरिया, उनको हम लोग बोलते हैं। तो वो आपका लगभग यहां पर टोटल एरिया कितना है, 4991 स्क्वायर किलोमीटर। तो टोटल आपका मैंग्रोव कवर क्या हुआ है, पिछले आपके 2021 की रिपोर्ट के अनुसार लगभग आपका 7.43 स्क्वायर किलोमीटर डिक्रीज हो चुका है, इंक्रीज नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा यहां पर हमारे लिए जो है एक नेगेटिव साइन है, क्योंकि मैंग्रोव्स आपके ट्रीज डिक्रीज नहीं होने चाहिए, इंक्रीज होना अच्छी बात होती है। और देखो फॉरेस्ट एरिया तो ऑब्वियस ही बात है, डिक्रीज होना तो किसी भी सेंस में आपका गलत ही है, क्योंकि देखो अगर हम नेचर को नहीं बचा पाएंगे, प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो आने वाले टाइम में क्या होगा। ऑब्वियसली बात है, जो हम लोग आज नेचुरल क्लाइमेटीज हम लोग देख रहे हैं, या फिर हम लोग जो क्लाइमेट रेजिलियंसी देख रहे हैं, सॉरी क्लाइमेट जो आपकी जो है प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो ये सब चीजें किसकी वजह से हो रही है। तो ऑब्वियसली बात है हमारे जो ट्रीज कवर है, या फिर जो आपका एक एनवायरमेंट के अंदर इंबैलेंस है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, इकोसिस्टम इंबैलेंस है, इन्हीं की वजह से तो पॉसिबल हो पा रहा है। तो इसे हमें मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और गुजरात में टोटल आपका लॉस सबसे ज्यादा हुआ है, 36.3
4.39 स्क्वायर किलोमीटर, और अंडमान निकोबार के अंदर लोस्ट हुआ है 4.6 स्क्वायर किलोमीटर। और वेरी डेंस मैंग्रोव्स की बात करें तो यहां पर आपका कितना है, इतना है। तो ये आपका 3 यहां पर एरिया है, ये थोड़ा सा मैं आपको शायद कंफ्यूज कर जाए, तो ये आपका एरिया वाइज हमने फिर अगेन इनको डिवाइड कर दिया कि भाई वेरी डेंस में कितना है, मॉडरेटली डेंस में कितना है, और ओपन मैंग्रोव्स जो है वो कितने एरिया में है। ठीक है, तो लगभग लगभग सबसे ज्यादा यहां पर एरिया किसके अंदर में है, ओपन मैंग्रोव्स के अंदर में है। उसके बाद आपकी 6 मेगा सिटी कौन कौन सी है, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई। इनके अंदर अगर हम बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा आपका फॉरेस्ट कवर है, लगभग 194.15 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद सेकंड नंबर पे मुंबई में है और थर्ड नंबर पे आपका बेंगलुरु में है। लेकिन इस बार आपको एक चीज देखने को मिली होगी कि लगभग आपका जो अक्टूबर नवंबर का टाइम था, उस टाइम पे दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया था। और आज एक चीज और बताना चाहता हूं कि देखो, ये जो आपके ट्रीज होते हैं ये रोल क्या प्ले करते हैं, इन ट्रीज का काम क्या है। तो देखो, ट्रीज का रोल है कि हमारे लिए एक तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना, दूसरी तरफ जो आपका कार्बन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट है उसका एब्जॉर्प्शन, जितने नंबर ऑफ ट्रीज ज्यादा होंगे उतना ही एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो पाएगा, और उससे हमारा जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हम लोग बोलते हैं वो आपका बढ़ेगा, और जिससे आपकी जो कार्बन का अमाउंट, अगर ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखो आज हम कार्बन क्रेडिट वगैरह बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे कभी, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है कि कार्बन का अक्यूमुलेशन अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो उससे आपको पता होना चाहिए कि धीरे 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 आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस में कंट्रीब्यूट करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल इंपैक्ट करती हैं, और उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये वो गैस है जो आज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर। लेकिन अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा है, ये भी आपको पता होगा ना। लेकिन यहां पर फिर भी हमारा जो ये कार्बन है उसका सिक्वेस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, उसका एब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है। तो उसी के लिए हम लोग यहां पर बात करें कि ट्रीज का नंबर ऑफ अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर हमें फायदा मिलेगा। फिर हम बात कर रहे हैं कि ओवरऑल द रिपोर्ट लिस्ट दैट forest cover in the 6 cities have increased by the 2.09 square kilometer when compared to Indian State Forest Report 2021। मतलब 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें तो इन 6 सिटीज के अंदर आपका लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर एरिया यहां पर क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है पिछली रिपोर्ट के अनुसार। अब हम बात कर रहे थे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की, तो इसमें आप लोग देखिए इस चीज को। देखो, इंडिया ने आपका लगभग यहां पर प्रॉमिस किया था कि 2030 तक हम 2.5 से 3 बिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यहां पर क्या कर लेंगे, एक बार से उसका कार्बन सिंक के फॉर्म में उसका जो इक्विवेलेंट है उसको कार्बन सिंक करने का काम करेंगे। और ये हमारी जो नेशनल डिटर्मिनेशन या नेशनल जो आपकी एक प्रकार से हमारा जो हमने बोला था कि इतना हम लोग करेंगे, वो कब की बात है, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसमें हमने बोला था कि हम एफर्ट्स लगाएंगे, एफोरेस्टेशन करेंगे, या फिर हम लोग जहां पर भी पॉसिबल हो सकता है ट्रीज के एरिया को कवर करने की बात करेंगे, और 2030 तक लगभग लगभग आपका इतना जो यहां पर जो कार्बन का जो एब्जॉर्प्शन है, सिंक है, उसको करने की कोशिश की जाएगी। अब अगर हम बात करें तो आईएसएफआर 2023 की रिपोर्ट यहां पर बोलती है कि इंडियाज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हैज आल्सो इंक्रीज, मतलब कार्बन का जो एब्जॉर्प्शन है वो पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। इंडिया इंक्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, कितना इंक्रीमेंट हुआ इसमें, 1445.81 स्क्वायर किलोमीटर, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था ये चीज, हैज परपोर्टेडली लेड टू इंक्रीज ऑफ 2.29 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब यहां पर इतनी लगभग कार्बन जो हमारी है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। The report estimate that by 2030 India would be able to sequestrate 31.71 बिलियन टन। मतलब यहां पर इतना हम लोग और इंक्रीज कर लेंगे 2030 तक। तो यानी कि हम लोग इस क्राइटेरिया को अगर इंक्रीज कर पाते हैं, इसको इंक्रीज कर पाते हैं, कार्बन का एब्जॉर्प्शन अगर बढ़ा पाते हैं, क्योंकि जब नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ेंगे, फॉरेस्ट एरिया बढ़ेगा, तो उससे हमारा कार्बन का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो उसी को बढ़ाने की बात हो रही है, और ये जरूरी भी है अगर हम पॉल्यूशन को कम करना चाहते हैं, हम लोग जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको डिक्रीज करना चाहते हैं, हम लोग एनवायरमेंट में अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम लोग बायोडायवर्सिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इसके लिए इन चीजों का आपका बैलेंस बनना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इस आपके जब रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा था तो उस टाइम पे ग्रीन क्रेडिट स्कीम का भी जिक्र किया गया। इसमें बोला गया कि मोर ओपन एंड टू मेक मोर पीपल यूज दिस, द गवर्नमेंट इज आल्सो वर्किंग टुवर्ड इंक्रीज द ग्रीन कवर बाय इंप्लीमेंटिंग द ग्रीन क्रेडिट स्कीम। अब यहां पर ग्रीन क्रेडिट स्कीम क्या होती है, देखो वैसे तो हमारे इंडिया के अंदर अभी आपका जो है
जो आपका कार्बन क्रेडिट है वो इंडिया में नहीं आया है। और इस ग्रीन क्रेडिट का मतलब यही है कि एक्चुअल में जैसे फॉर एग्जांपल कंपनियां जितनी भी, जैसे आपकी कोई कंपनी है वो बहुत सारा कार्बन का इमिशन करती हैं। बोलोगे सर कार्बन इमिशन कंपनी के द्वारा कैसे होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी जिन रिसोर्सेज को यूज करती है, जो नेचुरल रिसोर्सेज उनके द्वारा यूज किए जाते हैं, या वो लोग जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक छोटा सा एग्जांपल मान के चलो कि एक ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर 10 एसी चल रहे हैं, तो उन एसी को चलाने के लिए ऑब्वियस सी बात है लाइट की रिक्वायरमेंट है। और उस लाइट को आपका जो है लाने के लिए कहाँ आपका ऑब्वियस सी बात है जो हमारा कोयला है वो जल रहा है, ठीक है। उसके साथ उन एसी से भी आपका जो कार्बन यहाँ पर इमिशन हो रहा है, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन इमिशन हो रहा है, या जो उन कंपनीज का जो वेस्ट है वो भी कार्बन यहाँ पर जो है एक प्रकार से एडिशन कर रहा है। तो अब क्या करे कंपनी? कुछ ऐसे काम करे, या तो फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करने का काम करे, या जैसे फॉर एग्जांपल 10 फार्मर को अडॉप्ट कर ले और उन फार्मर को बोले कि आप लोग आग नहीं लगाओगे, आपके आग लगाने का जितना पैसा या आपको जितना फायदा उसमें होता है, या फिर इस रेजिड्यू को मैनेजमेंट करने में जितना पैसा लगता है वो हम आपको देते हैं। तो उससे क्या होगा कि इक्विवेलेंसी वो अपना बढ़ा लेते हैं। मतलब यहां पर जो लोग उससे कम सामर्थ्य हैं उन लोगों को अपना कुछ पैसा या अपना कुछ सपोर्ट दे देते हैं, और उसी के इक्विवेलेंट जितना वो कार्बन इमिशन कर रहे थे उसी के इक्विवेलेंट वहां पर कार्बन इमिशन आपका कम हो जाता है। तो ये फायदा हो गया। दूसरी तरफ वो आपके फॉरेस्ट एरियाज को इंक्रीज कर सकते हैं, जो ऑलरेडी फॉरेस्ट एरियाज हैं उनको कंजर्व करने की कोशिश कर सकते हैं, उनको बचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो मतलब इस प्रकार के स्टेप्स जो है लेना बहुत जरूरी है, जितना इसको मतलब ओपनली एक्सपेक्ट किया जाएगा। क्योंकि देखो बाहर की कंट्रीज में तो क्या है, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर तो इसकी रिस्ट्रिक्शन भी है कि आप इससे ज्यादा कार्बन को इमिट नहीं कर सकते हो, अदरवाइज आपको कार्बन क्रेडिट परचेज करने पड़ते हैं बाहर की कंट्रीज में। लेकिन हमारे इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में हो जाना चाहिए, क्योंकि जरूरी भी है, क्योंकि इससे आपका जो कार्बन का इमिशन है वो डिक्रीज होगा और हमारे एनवायरमेंट के ऊपर जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो भी इससे आपका कम होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यहां पर कि इस एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट के अंदर, सॉरी इस इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर नए फीचर क्या ऐड किए गए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक तो एग्रो फॉरेस्ट्री आपका चैप्टर ऐड किया गया है, यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्रीज को इंक्लूड किया गया है काफी लंबे टाइम के बाद। और इसमें यहां पर बताया गया है कि इससे एग्रो फॉरेस्ट्री में लगभग कितना एरिया कवर हो रहा है, तो आपका 1,27,590 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसमें कवर हो रहा है, और लगभग लगभग आपके 8,289 यानी कि 8,289 मिलियन ट्रीज जो हैं वो एग्रो फॉरेस्ट्री के अंदर में आपके पाए गए हैं, देखे गए हैं। अब यहां पर सबसे ज्यादा अगर इसमें स्टॉक की बात करते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री में, तो आपका महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, फिर आपका कर्नाटक में है, फिर ओडिशा में है, और फिर आपका राजस्थान में। मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री में जो नंबर ऑफ ट्रीज की अगर हम बात करें, ये स्टॉक की बात करें, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। और उसी के साथ अगर हम बात करें तो इसमें जो 5 आपकी प्रेवलेंट स्पीसीज है, मतलब सबसे ज्यादा आपके जो प्लांट है वो कौन कौन से हैं, तो मैंगीफेरा इंडिका है, उसके बाद आपका एजाडिरेक्टा इंडिका है। देखो ये मैंगीफेरा इंडिका क्या होता है, नीम है ना। अगर हम बात करें एजाडिरेक्टा इंडिका की बात करें, सॉरी मैंगो, ये माफी चाहता हूं, ये आपका ये मैंगो है ना, आम, ठीक है। और ये जो आपका एजाडिरेक्टा इंडिका है ये यहां पर क्या होता है जी, नीम होता है, ठीक है। उसी प्रकार से प्रोसोफिस जूलिफेरा, अगर हम बात करें तो यहां पर अरेका, यूकेलिप्टस फेदा, ठीक है। तो इन स्पीसीज को यहां पर सबसे ज्यादा देखा गया है। तो नंबर 1 में यहां पर आपका है आम, उसके बाद आपका नीम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट। अब यहां पर इंडियाज फॉरेस्ट की बात करें तो यहां पर ये चीज अभी देखो इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को ऐड किया गया है कि देखो सॉइल डेप्थ यहां पर कितनी है, ह्यूमस, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, सॉइल इरोजन लेवल, ग्रेजिंग इंस्टेंस, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि सॉइल रीजनरेट हुई है, हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो डिग्रेड होते जा रहे हैं। क्योंकि सोयल एक ऐसा आपका एस्पेक्ट है जिसको सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है। आज हम सोयल को हमारी अगर हम बात करें तो हमने बहुत ज्यादा इसको नेग्लेक्ट करने की बात की है, क्योंकि हम लोग ना एक डेवलपमेंट के चक्कर में हमारे रिसोर्सेज को भूलना स्टार्ट हो गए हैं। हम लोग पानी को इंपॉर्टेंस आज काफी हद तक दे रहे हैं, क्लाइमेट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बदलते हुए मौसम के कारण हमें जो प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हमारी मिट्टी जो है इसको हम लोग काफी हद तक भूल चुके हैं। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जो सोयल इरोजन होता है या जो सोयल का डिग्रेडेशन होता है किसी भी फॉर्म के अंदर, हम लोग उसमें पेस्टिसाइड अप्लाई करते हैं, फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं, सोइल आपकी जो है लवणीय होती जा रही है, मतलब अल्कलाइन होती जा रही है, सैलाइन होती जा रही है, या जो आपकी सोइल है वो एसिडिक होती जा रही है, अम्लीय होती जा रही है। तो उससे आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन है और उस मिट्टी के अंदर बायोडाइवर्सिटी है, क्योंकि मिट्टी इज नॉट, सॉइल इज नॉट ए डेड, सॉइल इज ए लिविंग
पार्ट, ये पार्ट लिविंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जिनकी साइकिल की वजह से एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम यहां पर बैलेंस होता है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस हमें आज समझ में नहीं आती, लेकिन लगातार इसके डिग्रेडेशन की वजह से बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर डेजर्टिफिकेशन देखने को मिल रहा है। तो हमारी सोइल को भी हमें उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी और उसी से हमारा आने वाले टाइम में डेवलपमेंट हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि बैम्बू कवर इंक्लूडेड इन द ट्री कवर। तो अभी आपका बैम्बू कवर्स को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। जैसे अगर हम बात करें तो एरिया अंडर बैम्बू कवर इन इंडिया टू बी 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर एंड दिस इज टू बी इंक्रीज एंड 5,227 स्क्वायर किलोमीटर व्हेन कंपेयर टू प्रीवियस असेसमेंट। मतलब ये आपका यहाँ पर बैम्बू कवर एरिया जो पीछे 2013 की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो इसमें लगभग आपका इतना क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। फिर हमारी बारी है कि इसके अंदर फर्स्ट टाइम एस्टिमेटेड ट्री कवर प्रोवाइडेड बाय द स्मॉल ट्री। तो आपके जो स्मॉल ट्रीज यहां पर ट्री कवर प्रोवाइड करवाते हैं उनको भी इसमें ऐड किया गया है। तो आपके जो स्मॉल ट्री है वो कौन से हैं? मतलब जिनके अंदर क्या होता है कि ब्रेस्ट हाइट के बाद, ब्रेस्ट हाइट क्या होती है, लगभग आपकी 1.35 मीटर के जो बाद ऊपर का जो पार्ट होता है उसकी जो आपकी डायमीटर है, यहां पर इसकी बात करें तो ये कितना होना चाहिए, 5 to 10 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। तो उन ट्रीज को हम लोग बोलते हैं आपका क्या, जो स्मॉल ट्री है ना। तो इन स्मॉल ट्रीज के अंदर जैसे सुबबुल आपका है जो कि यहाँ पर पेपर मिल्स के लिए इनको ग्रो करवाया जाता है काफी एरियाज के अंदर, ठीक है, 3-4 साल के बाद इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो इनको मेजरली यहाँ पर क्या है कि इनको काफी टाइम से नेग्लेक्ट किया जा रहा था, लेकिन ये भी आपके उस एरिया के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और इनको भी इस बार जो है इसके अंदर ऐड किया गया है, इंक्लूड किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद बात करते हैं जी वेस्टर्न घाट इको सेंसिटिव एरिया। अब ये जो वेस्टर्न घाट इको सिस्टम सेंसिटिव एरिया है इनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। क्यों इंपॉर्टेंस ज्यादा है? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो बायोडायवर्सिटी जोन है वो यहीं पर प्रेजेंट है और अगर ये एरिया आपका किसी भी प्रकार से इम्बैलेंस होता है तो हमारे भारत के अंदर काफी ज्यादा, क्योंकि जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये तो आपका नेशनल हेरिटेज का पार्ट है, ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसको तो आपका एक प्रकार से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी मिला हुआ है और ये हमारी हेरिटेज साइट में से एक आता है। और इसमें अगर हम बात करें तो इको सेंसिटिव जोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका कितना एरिया कवर करता है, तो लगभग आपका 60,285 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। डिजिटल बाउंड्री जो प्रोवाइड करवाई गई है किसके द्वारा? आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो यहां पर फॉरेस्ट कवर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट जो भी इसमें आते हैं 6 या 7 आई थिंक सो हैं टोटल आपके स्टेट, तो उनमें से जैसे हम तमिलनाडु की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, केरला की बात करते हैं, तो ये आपके वो हैं जहां पर आपका इसमें इंक्लूड होता है। तो उसके जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो टोटल आपका कितना एरिया फॉरेस्ट कवर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट, तो यहां पर टोटल फॉरेस्ट कवर इसमें एरिया में कितना है, लगभग 73%, यहां पर 44,000 यानी कि 44,043 स्क्वायर किलोमीटर आपका यहां पर एरिया कवर करता है। व्हेन कंपेयर टू ISFR 2013 दैट लास्ट लिस्टेड दिस फिगर देयर इज ए डिक्रीज ऑफ, मतलब आपका 2013 में इस डेटा को लास्ट बार इंक्लूड किया गया था और उसके मुकाबले 58 स्क्वायर किलोमीटर एरिया क्या हो चुका है जी, डिक्रीज हो चुका है। और अगर हम वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो ये इंक्रीज हुए हैं और वहीं पर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट आपके लगभग इतना एरिया यहां पर क्या हो चुका है, इनका डिक्रीज हो चुका है। उसके बाद है कि टॉप 3 states where fire incidents have been observed the most in 2023 4 season। तो सबसे ज्यादा आपके फायर इंसिडेंट्स इस बार उत्तराखंड के अंदर, ओडिशा में और आपका छत्तीसगढ़ में। तो बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में काफी एरिया आपका फॉरेस्ट का डिक्रीज हुआ है इस बार। और इवन तो आपको पता है कि यहां पर जो है लगातार प्रोटेस्ट भी चले थे, और अगर हम बात करें ओडिशा की तो वहां पर भी प्रोटेस्ट चले थे, छत्तीसगढ़ में भी चले थे, ठीक है, और इवन तो हसदेव जंगल तो आपको याद ही होगा, ठीक है। तो अब आप लोग सोच सकते हो कि भाई ये कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर नेताओं की भी कारस्तानी है जिसकी वजह से ये काफी हद तक डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि हम लोग अगर हम बात करते हैं तो देखो डेवलपमेंट अच्छी बात है, लेकिन देखो अगर हमने अपने इको सेंसिटिव जोन्स को अगर खो दिया, हमारे फॉरेस्ट एरिया जो हमारे इंपॉर्टेंट सेंसिटिव जोन है उनको खो दिया, तो आने वाले टाइम में हमारे लिए सर्वाइव करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम अपने सर्वाइवल के साथ अपनी आज की जो लैक प्रायोरिटीज है उनको हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, आपका डिसमिस कर रहे हैं। तो उससे आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम आएगी, आने वाली जनरेशन हमारी भुगतने वाली हैं। तो हमने जो जनरेशन से उधार लिया हुआ सामान है वो हम उनको, सूद तो छोड़िए, उनको वैसा का वैसा वापस करने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बस आज हम लोग जी लिए, फिर वही बात है।
इवन दो आज हमारे एनवायरमेंट के अंदर इतने ज्यादा हार्मफुल पार्टिकल्स प्रेजेंट है जिससे हमारा सांस लेना तक मुश्किल हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका, हाँ जी, तो ये यहाँ पर इस रिपोर्ट का काफी हद तक बड़ा पार्ट कवर किया था, लेकिन इसके अंदर आपके कुछ ग्राफ हैं, जैसे कि टॉप स्टेट बाय फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़, यूपी, ओडिशा और राजस्थान। उसके बाद यहाँ पर टॉप स्टेट बाय फॉरेस्ट कवर इंक्रीज, तो मिजोरम में सबसे ज्यादा, फिर गुजरात में, फिर ओडिशा में। फिर स्टेट विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो इसमें आपका यहाँ पर एरिया वाइज में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। फिर हमारा स्टेट विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज की बात करें तो एमपी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। और फिर है यहाँ पर आपका स्टेट एंड यूटी विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। परसेंटेज तो आपको बताया था अभी, लक्षद्वीप, मिजोरम एंड अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर टोटल 19 स्टेट और यूटीज की बात करें तो उनमें लगभग आपका मोर देन 33% एरिया जो है जोग्राफिकल एरिया वो फॉरेस्ट कवर के अंडर में है। और उनमें से यूटी यहाँ पर की बात करते हैं, जैसे मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, तो यहाँ पर फॉरेस्ट कवर मोर देन 75% एरिया में भी ज्यादा है। तो मतलब देखो, वैसे तो अगर हम बात करें तो काफी स्टेट ऐसे हैं, जैसे हरियाणा की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, तो इनमें आपका फॉरेस्ट एरिया पिछले सालों के मुकाबले काफी हद तक डिक्रीज भी हुआ है। ठीक है, इवन दो मैंने आपको मध्य प्रदेश में बताया था, है ना, तो वहां पर डिक्रीज भी हुआ है। फिर हम बात कर रहे हैं मैंग्रोव कवर, तो मैंग्रोव कवर आपको भी बताया था। फिर ग्रोइंग स्टॉक एंड बैम्बू एरिया, तो ग्रोइंग स्टॉक टोटल आपका कितना है, 6430 मिलियन क्यूबिक मीटर। और इनसाइड फॉरेस्ट कितना है, आउटसाइड फॉरेस्ट कितना है, इंक्रीज इन ग्रोइंग स्टॉक कितना हुआ है पिछले साल के मुकाबले, बैम्बू बियरिंग एरिया कितना है आपका। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो इनसाइड फॉरेस्ट एरिया में आपका जो ट्रीज हैं, है ना, जैसे हम बात कर रहे हैं ग्रोइंग स्टॉक में, तो कौन कौन से ट्रीज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं वॉल्यूम वाइज अगर हम बात करें तो इसमें टेक्टोना ग्रैंडिस, या फिर आपका पाइनस रॉक्सबर्गी, या फिर आपका यहाँ पर टर्मिनेलिया टोमेंटोसा। तो ये आपके वो ट्रीज हैं जिनके अंदर आपका इनसाइड फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीज हुआ है। और अगर हम आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो मैंगीफेरा इंडिका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, लगभग 13.25%। और उसके बाद नीम आपका यहाँ पर सेकंड नंबर पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा आपके बैम्बू बियरिंग एरिया यहां पर पाया जाता है। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश में, और फिर यहां पर महाराष्ट्र और ओडिशा है। अच्छा, ये जो हम यहां पर ट्रीज की बात कर रहे हैं तो इन ट्रीज को भी आप लोग जरूर याद कर सकते हो, जैसे आने वाले एग्जाम्स के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन यहां पर कई बार आ जाते हैं, तो इनको आप एग्जाम परस्पेक्टिव, अगर जैसे यूपीएससी या फिर आप कोई और एग्रीकल्चर या एनवायरमेंट रिलेटेड किसी एग्जाम के लिए जाते हो तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन, या फिर जनरल नॉलेज के लिए भी आपको बताना चाहता हूं कि ये पार्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी करंट अफेयर की कुछ चीजें अगर आती है तो उस केस में आप इनको याद कर सकते हो। टिम्बर और कार्बन स्टॉक की बात करें तो एनुअल पोटेंशियल टिम्बर प्रोडक्शन यहां पर आउटसाइड फॉरेस्ट कितना है, 91.5 मिलियन आपका यहां पर क्यूबिक मीटर है। और उसी के साथ टोटल कार्बन स्टॉक आपका कितना है। और नेक्स्ट है प्रोग्रेस टुवर्ड द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, तो यहां पर ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो वही डेटा है। तो ये आपकी फॉरेस्ट का एक ओवरऑल कह सकते हो कि समराइज्ड डेटा था, और मैंने कोशिश की कि इसको बहुत छोटे से छोटे पार्ट के अंदर और टुकड़ों में आपका इनको बनाकर और आपको प्रोवाइड करवा दूं। और इनको आप लोग जो है इस रिपोर्ट को पूरा टेलीग्राम के ऊपर आप हमारे डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। यानी कि इस रिपोर्ट को आप यूटिलाइज भी कर सकते हो अपने पर्पस के लिए। और यहां से आपको एक चीज और बोलना चाहता हूं कि अपने एग्जाम के लिए और अपने आने वाले टाइम के लिए अपने आप को तैयार करो, और बहुत जरूरी है। और ये आपका जनरल नॉलेज के लिए बहुत होना, मतलब आपको इसको समझना जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम के लिए हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं चीजों को, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है हमारे एनवायरनमेंट को देखते हुए, और आने वाले टाइम की जो समस्याएं हैं, क्लाइमेट चेंज जो बदल रहा है, आपका मौसम बदल रहा है, उसको देखते हुए, और बायोडाइवर्सिटी जो लगातार डिक्रीज हो रही है, इकोसिस्टम में जो चेंजेस आ रहे हैं, उन सबको देखते हुए ये सब चीजें जरूरी है, हमें अवगत होना पड़ेगा। और अगर हमारा फॉरेस्ट एरिया इस प्रकार से इंक्रीज नहीं होता है, हम इनको अवेयरनेस में नहीं आते हैं, तो आने वाले टाइम में काफी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिल सकती है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद, जय भारत।